नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का फिर से एक बार टारगेट ऑन के इस प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोगों ने शुरुआत कर ली है भूगोल विषय के एक प्रॉपर टॉपिक से। वायुमंडल के संगठन और संरचना वाले टॉपिक से मैंने शुरुआत की थी और वहाँ पर शुरुआती कुछ चीज़ों का जिक्र भी मैंने आपके साथ किया था। तो जिन लोगों ने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेंगे, और जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है हम आज इस कक्षा में, इस सेशन में इससे आगे की चर्चा करेंगे। कल आप लोगों को मैंने ये बताया था कि किस तरीके से वायुमंडल के संगठन में विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं वो अलग अलग प्रतिशत मात्रा के साथ उपलब्ध हैं, और उनकी उपयोगिता के साथ हमने शुरुआत की थी और उनकी स्थिति के साथ शुरुआत की थी। वहाँ पर कल की क्लास में मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के विषय में जानकारी दी थी आपको। तो आज हम उसी से आगे चलेंगे और जो अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, साथ के साथ वायुमंडल के अन्य जो घटक हैं जैसे कि धूलकण और जलवाष्प, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस गैस के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरे नंबर पर आप देखेंगे। इस गैस को हम क्या बोलेंगे? आर्गन गैस, है ना। आर्गन गैस, आर्गन गैस के लिए जो आप कह सकते हैं कि रासायनिक संकेत है वो AR से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और आर्गन गैस जो है, मैं आपको बताऊं कि इस आर्गन गैस को जो है आप एक अक्रिय गैस के रूप में केमिस्ट्री में जानते हैं। राइट, सो आर्गन गैस क्या है? एक अक्रिय गैस है। एक तो ये आप जाने कि ये एक अक्रिय गैस है, ठीक है। और अक्रिय गैस इसे क्यों कहते हैं? हम केमिस्ट्री में चाहे आप हीलियम की बात कर ले, नियॉन की बात कर ले, आर्गन की बात कर ले, क्रिप्टॉन की बात कर ले, ज़ेनॉन की बात कर ले, कल मैंने पांचों आपको गैसेस बताई थी। इन गैसों को अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है कि ये किसी अन्य तत्व या अन्य रसायनों के साथ जो है किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते। इनकी अभिक्रियाशीलता जो है वो शून्य होती है। राइट, सो इसलिए हम इन्हें अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखते हैं। और ये जो अक्रिय गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें अगर वायुमंडल में उपस्थित है तो ये भी क्या करेंगी कि वायुमंडल को विरल बनाने का काम करेंगी, है ना। वायुमंडल को विरल बनाने का काम करेंगी। आर्गन गैस वायुमंडल को विरल बनाता है, और विरल बनाने के कारण क्या होता है? वायुमंडल को सुरक्षित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वायुमंडल को सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो यही चीज याद रखना। ये चीज हम लोगों ने नाइट्रोजन के साथ भी पढ़ी थी। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है, आपको पता है। वायुमंडल के संपूर्ण गैसीय आयतन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। अब चीज की नाइट्रोजन की जो अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही न्यून है, मतलब नगण्य स्थिति वहां पर भी आपको देखने को मिलती है। इसलिए नाइट्रोजन भी वायुमंडल को विरल बना रहा है। सेम जो पैटर्न है वो आपको आर्गन के साथ भी मिलेगा। इवन जो दूसरी अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित वो भी यही काम करती हैं, है ना। वायुमंडल में बहुत ज्यादा अभिक्रियाएं नहीं होने देते और इससे वायुमंडल जो है वो सुरक्षित बनता है, और जो भी हानिकारक कंपाउंड्स बन सकते थे उन कंपाउंड्स को बचने से कहीं ना कहीं बनने से कहीं ना कहीं वायुमंडल को बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चौथी गैस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। जो चौथी गैस है ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण गैस है। इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, तो देखिए जैसा अब इस गैस का चरित्र चित्रण कर दिया गया है उस हिसाब से तो आप कहेंगे कि ये खराब गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खराब गैस है, लेकिन ऐसा कहना हमारे लिए बिल्कुल अनुचित है, गलत है। इसलिए क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी हम जीवन का अस्तित्व, जीवन के अस्तित्व की संकल्पना नहीं कर सकते। अस्तित्व की संकल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक तो इसका काम क्या है आप देखें, एक तो इस गैस का काम या इस गैस की उपयोगिता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। पादप जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण
की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए ये गैस जो है सबसे उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, पादप अपना भोजन नहीं बना सकते, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए ही चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज इसके साथ जुड़ी हुई है क्या, कि ये गैस जो है ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव देता है या हरित गृह प्रभाव देता है। इसको आप हरित गृह प्रभाव भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूं हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अब क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए समझना। देखिए, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखने को मिलती है। अगर कोई गैस, यानी जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये सौर विकिरण को पार करके, इसे पार करके आने देता। अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद कहाँ है, ये वायुमंडल में मौजूद है। तो ये क्या करेगा, सौर विकिरण जब ऊपर से आ रही है, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है ना, ये पृथ्वी की सतह है, वायुमंडल में जो है वो बहुत ही मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है इस तरीके से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, हम यहां पर लिख भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको CO2 लिख लिया। तो ये क्या करेगा कि अगर ऊपर में हमारे पास जो है वो सूर्य है और सूर्य से विकिरण जो है वो नीचे पृथ्वी पर आना चाह रही हैं, तो इन विकिरणों को ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत अलाउ करती कि भाई आप इसे पार करके नीचे पहुंच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो ये सौर विकिरणों के लिए पारदर्शी है। लेकिन एक बार जब ये विकिरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद ये पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी की सतह भी गर्म होकर एक रेडिएटिंग बॉडी में, यानी विकिरण उत्पन्न करने वाले पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब पृथ्वी से भी क्या होगा, विकिरण ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक बर्तन को आपने चूल्हे पर रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, बर्तन जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया, या मान लीजिए पानी उसमें खौलने लगा, आपने उस बर्तन को उतार दिया। अभी बर्तन गर्म है, उसकी सतह गर्म है, लेकिन अगर आप उस बर्तन के सतह को पर हाथ अपना न भी टच करें, उससे थोड़ा पास में रखें, तब भी आपको अपने हाथ पर उस बर्तन से आती हुई गर्मी या ऊष्मा जो है वो महसूस होगी। क्यों, क्योंकि बर्तन के पास जितनी ऊष्मा है वो ऊष्मा वहां से रेडिएट होके, है ना, वहां से उसकी विकिरण जो है वो बाहर वायु में आ रही है और उसकी गर्माहट आपको अपने हाथ पर महसूस हो रही है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी भी जो है वो एक विकिरण पैदा करने वाली बॉडी में या पिंड में परिवर्तित हो जाती है, और इसलिए यहां से आने वाली विकिरणों को आप क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण बोलेंगे। चूंकि ये पृथ्वी से उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये क्या है, पार्थिव विकिरण है। अब ये जो पार्थिव विकिरण चलना शुरू करेंगी, और जैसे सूर्य की विकिरण जो है वो नीचे आ रही थी, पार्थिव विकिरण ऊपर वायुमंडल में जाएंगी, तो ये पार्थिव विकिरणों के लिए क्या है, अपारदर्शी है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी अगर पार्थिव विकिरण जो है वो ऊपर जाना चाह रहे हैं वायुमंडल में, तो ये पार्थिव विकिरणों को अपने से पार होके ऐसे बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, पार्थिव विकिरणों को क्या करती हैं, बाहर नहीं जाने देती, ऊपर नहीं जाने देते। अब इससे क्या होगा भाई, अगर ऊष्मा कहीं से आ रही है और वो ऊष्मा धीरे 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 विकिरण हो जाए, जैसे मैंने बर्तन का उदाहरण दिया आपको, तो वो बर्तन समय के साथ साथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जितनी भी ऊष्मा थी वो ऊष्मा धीरे धीरे विकिरित होके बाहर की वायु में आ जाएगी, और धीरे धीरे सारी ऊष्मा जब निकल जाएगी तो वो बर्तन ठंडा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पृथ्वी से ये विकिरण बाहर की ओर जा रही है, तो ये विकिरण अगर पूरी तरीके से निकल पाती, तो पूरी तरीके से निकल जाने के कारण क्या होता कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है ना,
एकदम ठंडी हो जाती और एक कोल्ड बॉडी, एक शीतल पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखते हैं हमेशा कि हम जब रात्रि में भी वायुमंडल में तापमान को मेजर करते हैं तो एक औसत तापमान हमेशा हमें मिलता है ना। लगभग मौसम के अनुसार आप देख लें, आजकल गर्मी का दिन है तो आजकल आपको ये 28 डिग्री 30 डिग्री के आसपास भी रात्रि में मिल जाता है। जब ठंड का दिन आता है तो यही तापमान गिरकर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना, हमारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है ना। कई बार 12 डिग्री 15 डिग्री इस तरीके से तापमान देखने को मिलता है। यानी एक औसत तापमान हमेशा बना रहता है। ये औसत तापमान क्यों बना है? इसलिए क्योंकि जो विकिरण वायुमंडल को पार करके बाहर निकल जानी चाहिए थी, है ना, जो विकिरण वायुमंडल को पार करके क्या कर देनी चाहिए थी, बाहर निकल जानी चाहिए थी, ठीक है, उन विकिरणों को अगर आपने देखा, सॉरी ये मिट गया है, एक मिनट, उन विकिरणों को अगर आप देखेंगे यहां पर, है ना, उन विकिरणों को अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको यह पता चलेगा कि ये विकिरणें जो हैं, ये विकिरणें जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है। जिन विकिरणों को आप देख रहे हैं कि ऊपर से आ रही हैं तो वो पूरी तरीके से पार करके आ रही है, लेकिन नीचे से जा रही हैं तो ये पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पा रही हैं। तो अगर ये बाहर नहीं जा पा रही हैं, इसका सीधा अर्थ भाई ये होता है, इसका सीधा अर्थ ये होता है कि इन विकिरणों के यहां पर बने रहने के कारण एक गर्मी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। और इसी प्रभाव को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन विकिरणों को बाहर नहीं निकलने देता, सौर विकिरणों को नीचे आने देता है, इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं, इसी प्रभाव को आप हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। अगर मन में ये प्रश्न आया है कि भाई हरित गृह जैसा टर्म यहां पर क्यों यूज किया गया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि सबसे पहले सर्वप्रथम मैक्सिको में आपको किया गया था, ठीक है। और मैक्सिको में एक हरे रंग के शीशे से बना हुआ एक हाउस बनाया गया, एक जो है वो आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग तैयार की गई और उसमें जो है वो गेहूं की फसल लगाई गई थी। और वो शीशा इस प्रकार का था कि वो सनलाइट को अंदर आने देता था, लेकिन अंदर से जितनी भी हीट थी उसको बाहर नहीं निकलने देता था। और इस तरीके से उस हाउस के अंदर का एक सर्टेन टेम्परेचर जो था हमेशा मेंटेन होता था। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी जिसमें यह देखा गया कि सनलाइट नीचे तो आ रही है लेकिन गर्म होने के बाद जो ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर जाना चाह रही, वो इस ग्लास हाउस से बाहर नहीं जा पा रही है। चूंकि वो ग्रीन ग्लास का हाउस था इसलिए उसे हरित गृह नाम दिया गया और उस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा गया। सेम पैटर्न जब हमें वायुमंडल में देखने को मिला तो हमने इसे कहा कि ये हरित गृह प्रभाव है और हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो है वो देती है। हालांकि एक चीज और यहीं पर आपको मैं बता दूं और आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य भी कई सारी गैसें हैं जो कि हरित गृह प्रभाव देने का काम करती हैं। और जैसे उसमें जलवाष्प को भी आप रख सकते हैं, उसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रख सकते हैं, उसमें आप सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी रख सकते हैं, उसमें आप CFC जैसे या जिसको हेलोन बोलते हैं इन जैसी गैसों को भी रख सकते हैं। ये गैसें भी कार्बन डाइऑक्साइड से कम लेकिन हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करने का काम करते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा है उसके कारण इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला जो हरित गृह प्रभाव है वो ज्यादा होता है और पृथ्वी के सतह और उसके ठीक ऊपर के वायुमंडल में एक औसत तापमान हमेशा बना रहता है जो कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप देखें, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये वैसे तो काफी कम मात्रा है, 0.036% जो है वो कुल वायुमंडल के गैसीय आयतन का है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पमात्रिक गैसों में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो 0.93%, 0.93% था, जो कि आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्रिय गैस है, वायुमंडल को सुरक्षित रखने का काम करे। तो 4 महत्वपूर्ण गैसों के रूप के बारे में आपको मैंने बताया है। इसको आप मोटे तौर पर याद रखेंगे कि
कौन सी गैस अपनी किस प्रकार की भूमिका के लिए जाना जा रहा है ना। तो इस तरीके से गैसों को आप याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि वायुमंडल के जो अन्य घटक हैं वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अन्य घटकों में आज मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूं किसके, जलवाष्प की। ठीक है, तो जलवाष्प की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। वायुमंडल का जो दूसरा घटक है वो क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प या वाटर वेपर की बात कर लेंगे। जलवाष्प या वाटर वेपर की आप बात कर लीजिए। देखिए, जलवाष्प या वाटर वेपर को जब आप देखते हैं तो ये वाटर वेपर या जलवाष्प जो है वो जल का वाष्पित रूप है, जल का गैसीय रूप है जो कि वायुमंडल में चला आता है। कहाँ से चला आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो जलवाष्प है ये पृथ्वी पर जहां जहां भी जल उपलब्ध है उस जल के वाष्पीकरण के कारण ये जलवाष्प उत्पन्न होते हैं और वायुमंडल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस जलवाष्प को लेकर क्या महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो जलवाष्प है ये कुल वायुमंडलीय आयतन का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। अब देखिए, गैसों के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने ये कहा था कि गैसों की लगभग एक स्थिर और निश्चित मात्रा जो है वो वायुमंडल में मिल रही है, और हर एक गैस में आप चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अक्रिय गैसों जैसे सूक्ष्म मात्रिक गैसों की बात कर ले, अल्पमात्रिक गैसों की बात कर ले, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मेजर गैसेस की बात कर ले, सबकी मात्रा लगभग एक जैसी है। ठीक है, लेकिन यहीं पर मैं आपको बताऊं कि जब जलवाष्प की आप बात करेंगे तो इस जलवाष्प की मात्रा वैरी करती है। ठीक है, ठीक है, जलवाष्प की जो मात्रा है वो 0 से लेकर 4% तक होती है, यानी क्षेत्र दर क्षेत्र इसकी मात्रा में फर्क आता है ना। क्षेत्र दर क्षेत्र इसकी मात्रा में फर्क आता है। कुछ क्षेत्रों के ऊपर के वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 तक हो सकती है, और जहां पर जिन क्षेत्रों में इसकी मात्रा अधिकतम आपको मिलेगी वो कुल वायुमंडलीय आयतन का 4% तक हो सकता है। राइट, सो 0 to 4% के आयतन के साथ जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित होता है, और इसकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति एक कंबल की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जलवाष्प कंबल की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या चीज हो गई भाई, कंबल की भांति कार्य करने का मतलब क्या हो गया। तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जब ठंड का दिन होता है और हम कंबल का उपयोग करते हैं तो कंबल क्या करता है, कंबल बाहर जो वायु में तापमान है उस तापमान से आप कंबल के अंदर है आपको प्रभावित नहीं होने देता, और जो आपके शरीर का तापमान है ना, जो आपके शरीर का तापमान है उस तापमान को क्या होता है, कंबल के बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, आपने हमेशा महसूस किया होगा, और ये तो बहुत ही कॉमन है आप सभी में, कि हमने कंबल पूरा ओढ़ कर रखा है, कहीं एक जगह से जो है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, कंबल पूरा लपेट कर सोए हैं, थोड़ा सा खुल गया कहीं से, तो क्या हो गया, हमें लगता है अरे बाप रे कहां से तेजी से हवा आ रही है अंदर। ठंड के दिन में ये ज्यादा महसूस होता है। ठीक, तो ये इसलिए है क्योंकि कंबल जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, ये खुद से पार होकर किसी भी प्रकार की ऊष्मा को जो है वो आने जाने नहीं देता। सो अभी यहां पर आप जलवाष्प को अगर देखेंगे तो जलवाष्प भी क्या है, ये कंबल की भांति कार्य कर रहा है, और इसके होने से भी जहां पर जलवाष्प उपस्थित है वहां से ऊपर और वहां से नीचे जो भी तापमान उपस्थित है वो तापमान एक तरीके से बना रहता है जलवाष्प की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये कंबल की भांति क्यों कार्य कर रहा है, इसलिए कंबल की भांति क्या कर रहा है क्योंकि ये आपतित सौर विकिरण है ना, आपतित सौर विकिरण, आपतित का मतलब हो गया जो ऊपर से आ रही हैं। ठीक है, आपतित सौर विकिरण के एक भाग को अवशोषित कर पृथ्वी को
पृथ्वी की सतह को ज्यादा गर्म नहीं होने देता, ज्यादा गर्म नहीं होने देता। यानी ऊपर की जो ऊष्मा है उसको नीचे पहुंचने से पहले क्या करता है, उसका एक बड़ा भाग अवशोषित कर लेता है। तो उससे क्या हो गया कि जितनी ऊष्मा पहुंचनी चाहिए उतनी ऊष्मा नीचे पहुंच नहीं पा रही है, और इसलिए पृथ्वी उतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पा रही है जितना उसे हो जाना चाहिए था ना, जितनी विकिरण चली थी। सो ये क्या करता है, ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। ठीक है, एक तो ये काम कर लिया इसने, और दूसरा काम जो है उसका यहां मैं लिख रहा हूं। दूसरा काम क्या है उसका, कि ये जो है बाहर जाने वाली है ना, बाहर जाने वाली पार्थिव विकिरणों, पार्थिव विकिरणों, विकिरण के को भी, सॉरी, पार्थिव विकिरण को भी अवशोषित कर उसे पुनः पृथ्वी की सतह की ओर वापस भेजकर पृथ्वी की सतह को और निचले वायुमंडल को, निचले वायुमंडल को ज्यादा ठंडा नहीं होने देता। आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कौन, जलवाष्प। जलवाष्प जो है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ये सौर विकिरण को पूरी तरीके से नीचे नहीं आने देता, उसके एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वायुमंडल में ही बनाकर रखा। इससे पृथ्वी की सतह तक एक निश्चित मात्रा सौर विकिरण की पहुंच भी नहीं पाई और उससे पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाई। दूसरी ओर जितनी मात्रा पहुंची पृथ्वी पर उससे पृथ्वी की सतह गर्म हुई, उसी तरीके से पार्थिव विकिरण बाहर की ओर जाना शुरू हुए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से वो काम कर रहा है कि अवशोषित करके और विकिरण को नीचे भेजने का काम कर रहा है। सेम काम कौन कर रहा है, जलवाष्प भी कर रहा है। अब जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक ये अंतर है कि जलवाष्प जो है सौर विकिरण को पूरी तरीके से नीचे नहीं आने देता। कार्बन डाइऑक्साइड तो आने देता है लेकिन जलवाष्प पूरी तरीके से नहीं आने देता। लेकिन जलवाष्प वापस जाती हुई पार्थिव विकिरणों के लिए एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की भांति कार्य करता है। हालांकि दर में अंतर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा अवशोषित कर रहा पार्थिव विकिरणों को, जलवाष्प उतना नहीं कर रहा, लेकिन कार्य समान कर रहे हैं। दोनों घटनाएं एक जैसी हो रही हैं दोनों की उपस्थिति के कारण, कि दोनों ही बाहर जाती हुई पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं, जिससे पृथ्वी की सतह और उसके आसपास का जो वायुमंडल है, यानी निचला वायुमंडल जो है, वहां पर ज्यादा ठंडा नहीं होने पाता, बल्कि क्या होता है, एक सामान्य तापमान, एक औसत तापमान हमेशा वहां पर बना रहता है। ठीक है, अब सामान्य रूप से देखें कि जैसे अब जब बरसात का मौसम आता है, आपने महसूस किया होगा कि जो जलवाष्प है उसकी मात्रा ज्यादा होती है वायुमंडल में, है ना। आर्द्रता, आप कहते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा, है ना, कितनी है, वो वहां की आर्द्रता को प्रदर्शित करता है, ह्यूमिडिटी को बताता है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा है इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आपने हमेशा यह महसूस किया होगा कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होती है। क्यों? जो पार्थिव विकिरण बाहर निकल जाना चाहिए था और उसकी वजह से नीचे का तापमान जो है वो कूल हो जाना चाहिए था, ठंडा हो जाना चाहिए था, वो तापमान ठंडा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि जलवाष्प जो है वो जाती हुई विकिरणों को रोककर वापस नीचे भेज दे रहा है और इससे नीचे की गर्मी जो है वो बनी हुई है। तो एक तो आसपास क्या है, आपके भाप या जलवाष्प मौजूद है, और दूसरा उसके द्वारा उत्पन्न जो गर्मी है वो भी आपको
महसूस हो रही, तो मतलब मौसम जो है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि ऑपरेसिव सा हो जाता है, उसमें आपको जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर जलवाष्प की मात्रा न्यून है, बहुत कम है, तो निश्चित रूप से पार्थिव विकिरणों को निकलने का रास्ता पूरी तरीके से मिलेगा, है ना, और उससे वो गर्मी नहीं लगेगी जितनी गर्मी आपको जलवाष्प की उपस्थिति में लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि जलवाष्प की उपस्थिति के कारण क्या होता है। तो जलवाष्प अगर उपस्थित है वायुमंडल में, तो इसकी वजह से आपको जो है वो मेघ बनते हुए दिखाई देंगे। मेघों के निर्माण में भूमिका, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ मेघ ही नहीं, बल्कि मेघों के साथ साथ आप देखेंगे कि अन्य चीजें जो हैं, है ना, अन्य जो संघनन के अन्य रूप हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं ओस की, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मेघों के, ठीक है, ओस के, ठीक है, इसके अलावा कोहरे के, कोहरे आदि के, है ना, कोहरे के निर्माण में क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो भी संघनन के आपको रूप दिखाई दे रहे हैं, उन संघनन के रूपों के लिए जलवाष्प का होना अति आवश्यक है वायुमंडल में। अगर जलवाष्प नहीं होंगे तो ये चीजें आपको वायुमंडल में बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। अब यहीं से एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, आपसे ये प्रश्न अपेक्षित हो सकता है कि जलवाष्प की मात्रा जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी है 0 से 4% की, तो पृथ्वी पर कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जलवाष्प की मात्रा जो है वो लगभग नगण्य होगी, या फिर आप कह सकते हैं 0 तक भी हो सकती है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जलवाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझे। जलवाष्प कैसे बनेगा, जहां भी जलाशय है, जहां पर भी जल की उपस्थिति है, ऊष्मा के प्रभाव से उस जल का वाष्पीकरण हुआ, तब जाकर वाष्प जो है वो ऊपर आया। तो पृथ्वी पर हर वो जगह आप ढूंढिए जहां पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, और साथ के साथ जो है वो तापमान भी वहां पर वर्ष भर उच्च रहता है, उन क्षेत्रों में आपको जलवाष्प ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमेशा जो जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा है, जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा कहां मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको विषुवत रेखीय प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में, और इसके अलावा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय, ये सिर्फ आप उष्ण कटिबंधीय भी लिख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये वो क्षेत्र है जहां पर जलाशय जो है वो उपस्थित है, और साथ के साथ उष्ण कटिबंध आपको पता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जितना इलाका मिलता है, अब उसी में विषुवत रेखा भी आ जाएगा। चूंकि विषुवत रेखा के आसपास महासागरीय क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से, और वहां पर तापमान भी वर्ष भर उच्च रहता है, इसी वजह से वहां पर जलवाष्प की मात्रा जो है वो ज्यादा निर्मित हो पाती है। और इसके साथ साथ ट्रॉपिकल जोन, जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी आपको जलवाष्प की मात्रा जो है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, जलवाष्प की जो न्यून मात्रा है वो कहां मिलेगी, जलवाष्प की न्यूनतम या फिर आप कह सकते हैं नगण्य मात्रा, ठीक है, ये कहां मिलेगी, तो ये उन क्षेत्रों में मिलेगी जो क्षेत्र ठंडे हों, है ना। एक तो यहां पर ठंडे प्रदेशों में, है ना, ठंडे प्रदेशों में,
यानी कि आप शीत कटिबंध की बात कर सकते हैं, शीत कटिबंध की बात कर सकते हैं, ठीक है, शीत कटिबंध में। ठीक, इसके अलावा और कहाँ मिल सकते हैं? सो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे और ठंडक होती चली जाएगी, वहां पर क्या होगा कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे वहां पर भी आपको नहीं मिलेगी। ठंडे क्षेत्र जो है पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, अब शीत कटिबंध के अंतर्गत ध्रुवीय क्षेत्र भी आ जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में भी नहीं मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि आपके उष्ण कटिबंध के ठीक ऊपर है ना, लगभग आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेकर ऊपर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और मकर रेखा से नीचे 35 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये क्षेत्र जो है वो कहे जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आपको फिर से मैं एक बार याद दिलाऊं कि जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर विश्व में आपको सारे के सारे जो गर्म मरुस्थल हैं वो इसी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। ये सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन के ठीक सटे हुए हिस्से में है, और ये भाग होता है किसका? शीतोष्ण कटिबंध का, यानी टेम्परेट जोन का। ठीक है, तो चूंकि इन क्षेत्रों में ये उच्च दाब के क्षेत्र है, यहां पर वायु नीचे बैठती है और इस वजह से वाष्पीकरण तो बिल्कुल ही हो पाना संभव नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में भी शुष्कता ज्यादा होती है। देखिए जहां पर भी जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी आप कहेंगे वहां आर्द्रता ज्यादा है, और जहां जलवाष्प की मात्रा न्यून हो जाए, नगण्य हो जाए, आप कहेंगे वहां शुष्कता आ गई। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र आप इस तरीके से अपने ग्लोब पर, मैप पर, मानचित्र पर जो है वो इंगित कर सकते हैं कि कहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है और कहां पर कम है। तो ये चीजें आपको जलवाष्प से संबंधित जाननी थी, वो भी यहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जलवाष्प जो है वो किस तरीके से वायुमंडल में इसकी उपस्थिति हमारे लिए आवश्यक है, किन महत्वपूर्ण चीजों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जलवाष्प के कारण आप देख रहे हैं कि एक तो ये कंबल की भांति कार्य कर रहा है, और दूसरा जितने भी आप देख सकते हैं कि संघनन के रूप है, इनके बनने के लिए भी जलवाष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक और महत्वपूर्ण घटक किसका? वायुमंडल का। ठीक, आइए अब अगले महत्वपूर्ण घटक की बात करते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण घटक हमारा है वो है धूल कण। धूल कणों के बारे में जाने जरा। धूल कण, या फिर आप इन्हें डस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, धूलकण या डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये जो धूलकण या डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं? ये अति सूक्ष्म है ना, जो धूलकण होते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये जो है वो अति सूक्ष्म है ना, ठोस कण होते हैं। ठीक है, धूलकण जो है ये अति सूक्ष्म ठोस कण हैं, जो कि क्या होता है, वायुमंडल में, वायु में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। वायु में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो आपने जब कभी भी अपने घर में एक बंद कमरे में, आपके चारों तरफ से कमरा बंद है, खिड़की बंद है, और उसमें आपने खिड़की के किसी छिद्र से सूर्य प्रकाश को आता हुआ अंदर देखा, तो उस सूर्य के प्रकाश में आपको दिखाई देंगे कि कुछ बहुत ही छोटे छोटे कण जो है वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वही क्या है? धूलकण है। यानी धूलकणों की उपस्थिति वायु में हमारे आसपास हमेशा बनी रहती है। और ये धूलकण जो है वो क्या है, वो सिर्फ धूल ही नहीं है। धूल का मतलब क्या हो गया कि जब चट्टानें अपर्दित हो जाती हैं और उनके अपर्दन से बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण वहां से निकलते हैं तो वो धूलकण कहे जाते हैं। ठीक है, उन्हें आप डस्ट कह सकते हैं। तो धूलकण जो है वो वायुमंडल में सिर्फ धूल के रूप में नहीं मिलता, बल्कि अन्य रूपों में भी मिलता है ना। मुख्य रूप से
मुख्य रूप से यह धूल, है ना, कालिख के कण, या जिनको आप जो है वो सूट पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना, कालिख के कण या सूट पार्टिकल्स आप जिनको बोलते हैं। ये जो सूट पार्टिकल्स हुए क्या हुए, धुएं के साथ, जैसे गाड़ी में ईंधन बर्न हुआ और बर्न होने के बाद जो है वहां से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि जो साइलेंसर होता है जहां से धुआं निकलता है उसके चारों तरफ कालिख सी जम जाती है। वो भी बहुत ही सूक्ष्म पाउडर की तरह चीज होती है, लेकिन ठोस होने के कारण वो जम जाती है वहां पर। धुएं के साथ भी उसकी एक मात्रा जो है वो वायु में आती है। तो ये कालिख के कण भी धूल कण का ही काम करते हैं, वायुमंडल में तैरते रहते हैं, है ना, कालिख के कण। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पराग कण। देखिए पादपों से जो पराग कण होते हैं, पॉलेंस होते हैं, ये पॉलेंस भी हवा के चलने के कारण क्या होता है, वायु में आ जाते हैं और वायु में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन पराग कणों को भी आप धूल कण के रूप में जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा राख के कण, जब जहां पर कोई चीज आप जला रहे हैं, है ना, तो वहां पर जलने के बाद राख उत्पन्न होगी। आप देखते हैं राख कितनी महीन होती है, लकड़ी को जलाएं उसके बाद जो राख बच जाती है वो काफी महीन उसके कण होते हैं। इन राख के कणों को भी आप किस में रख सकते हैं, आप धूल कण के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो राख के कण हो गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो नमक के कण होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये नमक के कण कहां आएंगे, तो देखिए सागरीय जल जो है, देखिए सागरीय जल जो है वो खारा होता है, उसमें नमक घुला हुआ होता है। तो जब सागरीय जल की ऊपर सतह पर जल वाष्पीकृत होता है तो उसमें जो नमक के कण उपस्थित होते हैं वो भी उस ऊपर उठती हुई जलवाष्प के साथ क्या होता है, साथ साथ ऊपर वायुमंडल में चले आते हैं। तो ये नमक के कण जो है वो भी किस चीज का काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं धूल कणों का, है ना। तो धूल कण सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि इन रूपों में जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उपस्थित होगा। मुख्य रूप से तो ये धूल के रूप में ही आएगा, क्योंकि जो चट्टाने हैं वो जब जब अपर्दित हो रही हैं उनसे धूल जो है वो ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल में ये जो धूल कण है इसकी उपयोगिता क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, ये किस प्रकार से वायुमंडल में रहने पर उपयोगी होता है। तो सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो धूल कण है ये मुख्य रूप से वायुमंडल में क्या करता है, आर्द्रताग्राही, है ना, ये आर्द्रताग्राही कणों के रूप में कणों का कार्य करता है। ठीक है, आर्द्रताग्राही कणों का मतलब क्या हो गया, तो देखिए जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जितना ऊपर चलता है उतनी ही वैसे वैसे उसका जो तापमान है वो गिरता जाता है, जलवाष्प जो है वो ठंडा होता चला जाता है, और फिर ये ठंडा होता हुआ जलवाष्प एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है, एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है जहां पर आप ये कहते हैं कि इस जलवाष्प का अब संघनन होना है। तो जब भी जलवाष्प संघनित होगा तो वो जल की बूंदों के रूप में संघनित होगा, लेकिन ये बूंदें बनेंगी कहां, बूंदों को बनने के लिए कोई बेस तो चाहिए। तो उस बेस के रूप में, उस आधार के रूप में कौन काम करता है, धूल कण, जो वायुमंडल में तैरती हुई अवस्था में, चूंकि ये ठोस कण है, इन्हीं के चारों ओर एक सूक्ष्म बूंद के रूप में जलवाष्प संघनित हो जाता है और वहां पर जल की बूंदें जो हैं इस तैरती हुई धूल के कण के साथ तैरती हुई दिखाई देती हैं। और इन्हीं जल की बूंदों के निर्माण के बाद जब ये जल की बूंदें आपस में टकराती हैं, तो जब जब ये टकराती हैं, दो बूंदें, आपने देखा होगा हमेशा कि दो बूंद हैं, उनको आपने उंगली से ऐसे धीरे से खिसका के पास पास कर दिया तो दोनों बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाते हैं। सेम चीज आपकी कहां होगी, वायुमंडल में भी। जब आप देखेंगे कि छोटी छोटी बूंदें जो धूल कण के चारों तरफ संघनित होने के कारण बनी है, ये जब आपस में टकराती हैं तैरते हुए, तो आपस में जुड़ जुड़कर बड़ी बूंदें बनती हैं, और बड़ी बूंदें बनती हैं, और बड़ी बूंदें बनती हैं, प्रक्रिया चलती चली जाती है। और तब जब ये खासी बड़ी हो जाती हैं तब इन्हें हम क्लाउड ड्रॉपलेट्स बोलते हैं या मेघों की बूंद बोलते हैं।
और इन मेघों के बूंद के एक साथ मिल जाने के कारण मेघों का निर्माण होता है। तो यानी कि धूलकणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मेघों के बनने में। मेघों के बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या न, सिर्फ और सिर्फ आपको जलवाष्प की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मेघ तभी आप बनता हुआ देख पाएंगे जबकि वायुमंडल में क्या हो, धूल कणों की उपस्थिति हो। ठीक है, तो एक तो ये आर्द्रताग्राही कणों का कार्य कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि धूल कणों के कारण जो है वायुमंडल में प्रकीर्णन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन कराते हैं, है ना। प्रकीर्णन जो है ठीक है, प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये स्कैटरिंग का प्रोसेस जो है वो इनके कारण, धूल कणों के कारण देखने को मिलता है। स्कैटरिंग का जो प्रभाव है या प्रकीर्णन का जो प्रभाव है वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा किन रूपों में। तो एक तो आपको ये मिलता है क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, है ना। सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, सूर्य की लालिमा वो किसके कारण होती है, वो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और ये प्रकीर्णन कौन करा रहा है, तो ये प्रकीर्णन जो है वो करा रहा है धूल कण, है ना, प्रकाश को प्रकीर्णित करा रहा है। और दूसरा क्या प्रभाव दिखाई देगा, तो आकाश का, सॉरी, आकाश का नीला रंग। ठीक है, तो ये नीला रंग भी जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देगा। आप देखें कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है उसमें 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, वैसे तो वो व्हाइट होता है, लेकिन धूलकणों के कारण ये क्या होता है कि ये प्रकाश जब इन रंगों में बटता है तो बहुत सारे रंग जो है उसके बिखर जाते हैं। ठीक है, जिन रंगों का आप कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य या उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, वो बिखर जाते हैं। तो जैसे बैगनी, नीला, हरा, है ना, इस तरीके के रंग जो है वो बिखर जाते हैं। तो उससे जो स्कैटर्ड, जो बिखरे हुए रंग होते हैं, ठीक है, वो पूरी एक परत सी बना देते हैं, है ना, हमारे वायुमंडल में चारों ओर। तो हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। और जिनका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और जो पूरी तरीके से प्रकीर्णित नहीं हो पाते, तो जितना प्रकीर्णन हो गया, और जो नहीं प्रकीर्णित हो पाए जैसे लाल, नारंगी, है ना, इस तरीके के रंग, तो वो क्या होता है कि सूर्य से जब हम सूर्य पूरे अपने होराइजन पर होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, हमसे काफी दूर होता है, वहां से आ रही विकिरणें जो है वो लंबा रास्ता तय करके वायुमंडल में और तब हम तक पहुंचती हैं। तो उतनी देर में उनका प्रकाश या उनके जो भिन्न रंग हैं न्यून तरंग दायरे वाले, वो इतने ज़्यादा विकरित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं, सॉरी, जिसके कारण सूर्य के आसपास सिर्फ हमें लाल और नारंगी रंग का मिश्रण दिखाई देता है। तो जो सूर्य की लालिमा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें मिलती है वो धूल कणों की उपस्थिति के कारण मिलती है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं वो आपको याद रखनी कि इनकी उपयोगिता वायुमंडल में होने पर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता आर्द्रताग्राही कणों का कार्य करते हैं, है ना। और दूसरा आपको बताया कि इनकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग के जो प्रभाव हैं वो आपको यहां पर बता दिए मैंने कि क्या है। अब देखिए, जैसे हमने जलवाष्प की बात की है, सो जो धूलकण है ये वायुमंडल में कहां पाए जाएंगे, ठीक है। सो जो धूलकण होते हैं, है ना, धूलकण जो होते हैं वो सदैव पृथ्वी की सतह के अत्यंत निकट उपस्थित होते हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये नहीं मिलते, है ना, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार तीव्रता से ऊपर उठती हुई संवहनी
तरंगों के संवहनी धाराओं के साथ ये काफी ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। ये काफी ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि संवहनी धाराएं क्या है। तो जब पृथ्वी की सतह के निकट की जो वायु है ना, या पृथ्वी पर जहां जलीय भाग है वहां जल के सतह के निकट की जो वायु है वो अगर गर्म हो जाए, और गर्म इतनी हो जाए कि वो तीव्रता से लगातार ऊपर की ओर उठ रही हो, एक करंट के रूप में, एक धारा के रूप में ऊपर जा रही हो, तो ऐसी धाराओं को हम संवहनी धारा बोलते हैं। अब वायुमंडल में जहां से संवहनी धाराएं चलना शुरू हो रही है, आसपास सपोज किया कि धूलकण तैर रहे हैं, है ना, उस सतह के पास, तो वो उन धूलकणों को, चूंकि ये धूलकण काफी सूक्ष्म है और ये संवहनी धाराएं जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा बलवान है, तो इस वजह से ये क्या होता है कि उन धूलकणों को भी अपने साथ जो है वो खींचकर ऊपर ले जाती है। तब ये धूलकण जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऊंचाई तक भी पहुंच पाती हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां भी पृथ्वी से ऊपर आपको अलग अलग ऊंचाई पर मेघ बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मेघ बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कहें कि वहां पर धूलकणों की उपस्थिति हो पाती है। लेकिन एक चीज आप ये निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि चूंकि धूलकण ठोसकण हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक इनको ले जा पाना संभव नहीं है, इसलिए ये कभी भी क्षोभ मंडल से आगे, है ना, या क्षोभ मंडल से ऊपर जाने की स्थिति इनकी नहीं बन पाती। और यही कारण है कि क्षोभ मंडल से बाहर आपको क्लाउड्स या मेघ बनते हुए दिखाई नहीं देते, है ना। मेघों का जो निर्माण है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही सीमित बना रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको किसके लिए दिखाई दे रही है? धूलकणों के लिए दिखाई दे रही है कि धूलकण यहां पर मिल रहे हैं। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज और भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि धूलकण, जैसे हमने जलवाष्प के लिए देखा कि जो जलवाष्प है उनकी सर्वाधिक मात्रा कहां मिलेगी? नगण्य मात्रा कहां? धूल कणों के लिए देखिए प्रतिशत मात्रा तो नहीं है, क्योंकि ये गैसीय जो वायुमंडल का गैसीय आयतन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जलवाष्प को रखा। धूलकण चूंकि ठोस कण हैं, इसलिए आप देखें कि इनकी मात्रा को ऐसे प्रतिशत में तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि धूलकणों की उपस्थिति कहां ज्यादा हो सकती है और कहां कम, इसे हम समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने हमेशा अपने घर के आसपास अर्ली मॉर्निंग देखा होगा कि मान लीजिए कोई स्वीपर है जो कि झाड़ू लगाता हुआ सड़क पर जा रहा है, और जब वो सड़क पर झाड़ू लगाता है तो उस समय बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। ठीक है, हम आसपास अपने घर के जब वो रहता है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो पानी का छींटा मार देते हैं ना, मग्गे से लाया और पानी का छींटा इस तरीके से जो है वो मार दिया। उससे क्या हुआ कि जो सड़क पर धूल जमी हुई है ना, या जो जो धूल वहां बैठी हुई है, तो वो धूल गीली हो जाती है, और गीली होने के कारण क्या होता है कि जब उस पर झाड़ू चलती तो वो ऊपर नहीं उठ पाती, क्योंकि गीले होने के कारण वो भारी हो गई है और ऊपर नहीं उड़ पाती, तो धूल धूल वहां पर उड़ती हुई आपको नहीं दिखाई देती। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया कि जब सड़क सूखी हुई है, शुष्क है, और उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है, तो उस धूल को अगर आप उसमें हलचल पैदा करते तो वो ऊपर की ओर उठती है, उड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, और धूल जो है वहां पर ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आर्द्रता है, जहां पर नमी है, जहां पर धूलकण नमी को अवशोषित कर लेते हैं, तो वो धूलकण भारी हो जाते हैं, वो फिर वायुमंडल में तैरती हुई अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, सो हमें इस पृथ्वी पर यह ढूंढना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर शुष्कता ज्यादा है। जहां पर शुष्कता ज्यादा है, तो जहां पर भी आपको शुष्कता मिलेगी उन क्षेत्रों में आपको धूलकण जो है वो अधिक मिलेंगे। आप देखें पीछे हमने, है ना, बात की थी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि धूलकणों की सर्वाधिक मात्रा कहां मिलेगी? सर्वाधिक मात्रा, तो ये सर्वाधिक मात्रा आपको मिलेगी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो होंगे, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क
मरुस्थलीय क्षेत्र में ठीक है। और इसके अलावा कहाँ मिल सकता है, तो आपको उन क्षेत्रों में मिल सकता है जहां पर बहुत ही न्यून वर्षा हो रही हो। तो आप कह सकते हैं कि जो शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर भी ये मिलेंगे, है ना। जहां पर क्या है, शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां पर भी ये सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है। न्यूनतम मात्रा कहां मिलेगी, आइए न्यूनतम मात्रा हम लोग लिख लेते हैं। न्यूनतम अथवा आप कह सकते हैं नगण्य, है ना, बिल्कुल एकदम नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, नगण्य मात्रा। तो एक तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेंगे जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमने पीछे देखा था कि आप जो हैं वो इनकी बात कर सकते हैं कहां कहां पर, तो इनकी बात कर सकते हैं जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश, ठीक है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और किसकी बात कर सकते हैं, तो और आप यहीं पर बात कर सकते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र या ठंडे क्षेत्र हैं, है ना। यहीं पर मैं यहां किनारे में लिख देता हूं, ध्रुवीय क्षेत्र जो हैं वहां पर भी धूलकण नहीं मिलेंगे। अब ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं मिलेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर जो ओपन रॉक सरफेस है वो आपको नहीं मिलेगी। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि बर्फ से ढका हुआ पूरा क्षेत्र होता है, और इस वजह से चट्टानों का जब अपर्दन नहीं होगा तो धूलकणों का निर्माण नहीं होगा, राइट। तो जो पर्वतीय, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडे प्रदेश है जहां पर सतह पर बर्फ जमी होती है, उन क्षेत्रों में भी आपको धूलकण नगण्य मात्रा में मिलेगा या कुछ मात्रा में ही मिल सकता है। बाकी क्षेत्रों में आपको जहां पर भी धूलकण ज्यादा मिलेंगे, वो धूलकण जो है वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो स्थान शुष्क है, वहां पर शुष्कता ज्यादा है, तो धूलकण बहुत आसानी से वायुमंडल में चले आते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने घटकों के बारे में देख ली। आज आपको घटकों के विषय में जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको एक बार याद रखना होगा, क्योंकि इन घटकों से ही हम चीजें समझ पाते हैं। ठीक है। अगला सेक्शन मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अब चूंकि हमने घटकों के बारे में सीख लिया, तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं। अगली क्लास में इसको भी डिटेल में देखेंगे, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है इस सेशन के लिए, तो आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो दूसरी चीज है वो है वायुमंडल के संरचना की। देखिए, जब हम वायुमंडल के संरचना की बात करेंगे तो उसके परतों की जिक्र करेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहां से जब हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह से, तो हमें एक ये भी चीज निश्चित करनी होती है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक हम ये मानकर चलते हैं कि वायुमंडल की उपस्थिति है। तो मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से आप 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर पहुंच रहे हैं तो यहां तक हम कहते हैं कि वायुमंडल की उपस्थिति है। इसके बाद जो है वो वायुमंडल नहीं है ना। तो ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसको देखा जाता है। ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो अलग अलग तरीके के मैं आपको दिखाऊं कि अलग अलग तरीके से जो है वो आपको परतों के नाम मिलेंगे। कई भिन्न भिन्न प्रकार की परतें हैं जो अपने आप कह सकते हैं कि विशेषता के कारण अलग अलग तरीके से पहचानी जाती है। इनमें जो प्रथम है, जो सबसे निचली परत है, आपको याद होगा इसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इस ट्रोपोस्फियर की जो पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 13 किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी के में विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों तक जाते हैं तो इसकी ऊंचाई में भिन्नता मिलती है। विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो है वो 18 किलोमीटर के आसपास जो है वो मिल जाती है। तो पहली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्षोभ मंडल से ऊपर आ पाएंगे तो आपको समताप मंडल की परत मिलेगी। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से जब आप जाएंगे तो 15 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्षोभ मंडल का क्षेत्र कहा जाता है, समताप मंडल का क्षेत्र कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं इसे। और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, इसके लिए एक विशेष चीज याद रखनी कि यही वो परत है जिसमें ओजोन गैस की उपस्थिति जो है वो अत्यधिक या सर्वाधिक सांद्रता के साथ या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलती है। इसकी उपस्थिति के कारण आप बहुत सारे प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो जानते हैं ओजोन का, कि ये सौर विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उनको वापस भेज देती है, जिससे कि पृथ्वी की सतह इस विकिरण के प्रभाव से बची रहती है। राइट, तो ये एक चीज देखना है। इससे ऊपर आ पाएंगे तो 50 से 80 या 85 किलोमीटर तक आपको जो है वो मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल का क्षेत्र मिलेगा। जो मध्यमंडल का क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको कई महत्वपूर्ण घटनाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो है कि जब आकाश से उल्का पिंड नीचे की ओर आते हैं, है ना, अंतरिक्ष से, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो मध्यमंडल वो क्षेत्र है जहां पर पहुंचने के बाद ये उल्का पिंड जो है वो घर्षण के कारण जल उठते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपको चित्र में भी दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से जलते हुए उल्का पिंड नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मध्यमंडल से ऊपर का जो हिस्सा है या ऊपर का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं तापमंडल या थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तापमंडल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको काफी ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। हालांकि ये तापमान हम अपने स्किन पर, अपनी त्वचा पर महसूस नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वहां पर वायु जो है वो उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में हमें निचले क्षेत्रों में मिलता है। इसकी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब मैं तापमंडल की बात करूंगा, लेकिन आप इसे तापमंडल, इसके साथ एक और शब्द भी जुड़ता है, उस शब्द को भी आप जाने, वो होता है आयन मंडल। इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में या वायुमंडल के इस परत में जो है जितने भी गैसीय तत्व हैं वो आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, आयनों की मात्रा या आवेशित कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक, तो 85 से लगभग 600 किलोमीटर या 640 किलोमीटर तक हम मानकर चलते हैं। इसके बाद 600 किलोमीटर से ऊपर आप 10,000 किलोमीटर से ऊपर तक का जो क्षेत्र है इसको आप कहते हैं वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। ये जो एक्सोस्फीयर का इलाका है या वायुमंडल का इलाका है, बहिर्मंडल जिसको आप बोल सकते हैं, ये जो बहिर्मंडल है ये वायुमंडल का वो क्षेत्र है, ये एटमॉस्फेयर का वो क्षेत्र है जहां पर आपको बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चीजें मिलेंगी। इसके विषय में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, है ना, अंतरिक्षविद हैं, वो भी बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं जानते। तो लगभग जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि अननोन एरिया है, लेकिन तापमंडल से ऊपर 10 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये व्याप्त होता है। इसे हम बाहरी वायुमंडल भी कह सकते हैं, एक्सोस्फीयर इसीलिए इसको नाम दिया गया है। तो वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं उन परतों के विषय में हम एक डिटेल जानकारी लेंगे अगली कक्षा में, पूरे परतों का पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस परत की क्या विशेषताएं हैं, क्यों है यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां, इन सारी चीजों को आप समझेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी जो है आज जितनी चीजें हम मैंने बताई और कल की क्लास में जितनी चीजें बताई हैं उसको पूरी तरीके से रिवाइज करके रखेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे, वीडियो समाप्त होने के बाद जो कमेंट बॉक्स दिखाई देगा उस कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम तो आपके जिम्मे मैंने सौंप दिया है। अब रह गई बात की एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आपको यहाँ पर देखना है, वो ये कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पिछली वीडियो भी पसंद आई हो, तो आप इस चैनल के लिए अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी ज़रूर करें और अपने सहपाठियों को शेयर भी ज़रूर करें, है ना, ताकि उन तक भी जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सके। राइट, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी बहुत पेशेंस के साथ इस पूरे सेशन में बने रहे। पूरा सेशन आपने अच्छे से देखा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि हमें आगे किस तरीके से इस मोड को ले चलना है। ठीक है, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे और इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।